वेलकम बैक फ्रेंड्स। वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे आज डिटेल में। तो इससे पहले वाले जो लेक्चर्स है उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा था ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन के लिए क्या क्या मशीनरी चाहिए, जैसे कि mRNA, राइबोसोम, tRNA, एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स पे देखा था। कैसे करके tRNA का चार्जिंग होता है ये भी हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स पे। तो आप लोग देख लीजिएगा वो वीडियो, क्योंकि वो वीडियो इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आज जो हम लोग स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स, तो इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए, मतलब प्रोकैरियोट्स में कैसे करके ट्रांसलेशन होता है, इसके मैकेनिज्म को डिटेल में समझने के लिए आप लोगों को इससे प्रीवियस वाले जितना भी लेक्चर्स है वो देखना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो देखो, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है ना, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो ट्रांसलेशन होता है, इसके मैकेनिज्म को हम लोग 3 स्टेप्स में रखते हैं। पहला जो स्टेप है इसको हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन मैकेनिज्म, दूसरा को हम लोग बोलते हैं इलोंगेशन मैकेनिज्म, और तीसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो आज अभी जो हम लोग स्टडी करेंगे, डिटेल्ड स्टडी, वो किसके बारे में करेंगे, इनिशिएशन मैकेनिज्म के बारे में। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो ट्रांसलेशन होता है उसका इनिशिएशन कैसे करके होता है, ये आज हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, यहाँ पर हेडिंग लिखा है इनिशिएशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसलेशन को इनिशिएट कराने के लिए क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे कुछ ट्रांसलेशनल इनिशिएशन फैक्टर्स होना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशिएशन फैक्टर्स बोलेंगे। तो सिंपल से लैंग्वेज में हम लोग ये बोलेंगे कि इनिशिएशन होने के लिए ट्रांसलेशन को प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होना पड़ेगा, कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स होना पड़ेगा। ठीक है, तो वो इनिशिएशन फैक्टर्स याद रखना, वैसा इनिशिएशन फैक्टर्स होता है या इनिशिएशन फैक्टर्स वैसा फैक्टर्स होता है जो कि हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या कराता है, ट्रांसलेशन को इनिशिएट कराता है। वैसे फैक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशिएशन फैक्टर्स बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है, ये जो इनिशिएशन फैक्टर्स है इसमें क्या क्या फैक्टर्स आता है। तो देखिए, इनिशिएशन जो फैक्टर्स है ना, इसमें हम लोग बोलेंगे 3 फैक्टर्स आता है, 3 इनिशिएशन फैक्टर्स आता है। पहला जो इनिशिएशन फैक्टर्स है उसका हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर 1, दूसरा को हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन फैक्टर 2, और तीसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशिएशन फैक्टर 3। ठीक है, ये 3 इनिशिएशन फैक्टर्स मिलके प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसलेशन का ट्रांसलेशन का इनिशिएशन को करवाता है। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। तो देखिए, अगर हम लोग बोलेंगे कि इनिशिएशन फैक्टर 1 क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ में हेल्प करता है, तो अभी बस इतना जानिए कि जो इनिशिएशन फैक्टर 1 है ना, वो इनिशिएशन फैक्टर 1 क्या करता है, प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है, स्मॉलर सब यूनिट जो होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का, उसमें जो ए साइट होता है उससे ये इनिशिएशन फैक्टर आके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ताकि हम लोग बोलेंगे कोई भी स्पेसिफिक टीआरएनए, जो चार्ज टीआरएनए है, उसका एंट्री ना हो सके ए साइट में। तो देखो, बताने का मतलब क्या चीज़ है, बताने का मतलब यहाँ पर देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है का, हम लोग बोलेंगे स्मॉलर सब यूनिट है, मान लीजिए। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का क्या चीज़ है, स्मॉलर सब यूनिट है। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं, ये जो स्मॉलर सब यूनिट है ना, इस स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम में हम लोग स्टडी किए हैं कि इसमें 3 क्या होता है, बाइंडिंग साइट होता है टीआरएनए का। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं ए साइट, एक को हम लोग बोलते हैं पी साइट, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं ई साइट, यही बोलते हैं। ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये है 30S स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट है किसका, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का। ठीक है, तो याद हमेशा क्या रखना है कि जो इनिशिएशन फैक्टर 1 है ना, ये इनिशिएशन फैक्टर 1, ये इनिशिएशन फैक्टर 1 हम लोग बोलेंगे किससे आके जुड़ा रहता है, हम लोग बोलेंगे ए साइट ऑफ द क्या चीज़, देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ये ए साइट ऑफ द क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे स्मॉलर सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। इसको याद रखिएगा। तो ये इनिशिएशन फैक्टर 1 किसके साथ जुड़ा हुआ है, a site of smaller subunit of prokaryotic ribosome, it means 30S subunit of prokaryotic ribosome। तो इसका मेन काम क्या चीज़ है, इसका मेन काम ये है इनिशिएशन फैक्टर 1 का, कि ये क्या करेगा, कोई भी चार्ज टीआरएनए को ए साइट में आके एंटर होने नहीं देगा। ठीक है, ठीक है ना। तो ये इसका काम है, किसका, इनिशिएशन फैक्टर 1 का, कि ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है
द एंट्री ऑफ स्पेसिफिक चार्ज tRNA इनटू ए साइट ऑफ 30s स्मॉलर सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। ठीक है, दूसरा क्या चीज हम लोग बोलेंगे, दूसरा जो फैक्टर है इसको हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर 2। इनिशिएशन फैक्टर 2 क्या का काम क्या चीज है, इनिशिएशन फैक्टर 2 का काम ये है कि ये इनिशिएशन फैक्टर 2 क्या करेगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो इनिशिएटर चार्ज tRNA है ना इसको गाइड करेगा, ऐसे करके गाइड करेगा कि इनिशिएटर चार्ज tRNA पी साइट में आके क्या हो जाए, ऑक्यूपाई कर ले। ठीक है, तो बताने का मतलब ये है कि देखिए मान लीजिए ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये मान लीजिए कि tRNA, ऐसे करके मैं बना रहा हूँ, ऐसे करके क्या चीज़ है, tRNA। ठीक है, एक तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी कोडोन, इसको हम लोग बोलेंगे एंटी कोडोन लूप या एंटी कोडोन आर्म भी बोल सकते हैं, आर्म बोल देते हैं, एंटी कोडोन आर्म tRNA का। इसके नीचे तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, एक्सेप्टर आर्म होगा ना, तो ये एक्सेप्टर आर्म है। इस एक्सेप्टर आर्म से हम लोग बोलेंगे एसाइल लिंकेज के थ्रू क्या जुड़ा हुआ है, एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये मान लीजिए एमिनो एसिड है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो इनिशिएटर चार्ज tRNA होता है वो कौन सा एमिनो एसिड को कैरी करता है, फॉर्माइल मिथियोनिन, जिसको हम लोग एफमेट बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला लिंकेज को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो लिंकेज है इसको हम लोग बोलेंगे एसाइल लिंकेज। ये देख लीजिएगा कैसे करके tRNA का चार्जिंग हुआ था, लास्ट लेक्चर में आपको पता चल जाएगा एसाइल लिंकेज का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ऐसे tRNA जो कि हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड से जुड़ा हुआ है वाया एक एसाइल लिंकेज, वैसे tRNA को हम लोग बोलते हैं चार्ज tRNA। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में जो सबसे पहला जो tRNA चार्ज tRNA होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशिएटर चार्ज tRNA, वो कौन सा एमिनो एसिड को कैरी करता है, वो कैरी करता है कौन सा एमिनो एसिड को, एफ फॉर्माइल मिथियोनिन एमिनो एसिड को कैरी करता है। ये इनिशिएटर चार्ज tRNA है प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में, याद रखना। ठीक है, तो देखो अब ये जो इनिशिएटर चार्ज tRNA है ना, ये इनिशिएटर चार्ज tRNA से देखिए ध्यान से यहाँ पर कौन सा फैक्टर आके जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन फैक्टर 2 आके क्या हुआ रहेगा, इससे जुड़ा हुआ रहेगा। और इनिशिएशन फैक्टर 2 किसके साथ एसोसिएटेड होता है, जीटीपी मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड रहता है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो इनिशिएशन फैक्टर 2 है ना, ये इनिशिएशन फैक्टर 2 क्या करता है, ये जो इनिशिएटर चार्ज tRNA है, ठीक है, ये इनिशिएटर चार्ज tRNA को गाइड करता है कि ये कहाँ पर चला जाए, ये कहाँ पर चला जाए, हम लोग बोलेंगे पी साइट में ऑक्यूपाई हो जाए, ऐसे करके देखो ये कहाँ पर ऑक्यूपाई हो जाए, पी साइट में ऑक्यूपाई हो जाए। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये एसाइल लिंकेज हो गया, ये क्या हो गया, फॉर्माइल एफमेट फॉर्माइल मिथियोनिन, और ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये क्या है, इनिशिएशन फैक्टर 2। ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है, जीटीपी मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड होता है। तो इनिशिएशन फैक्टर 2 का बस काम क्या चीज़ है कि जो इनिशिएटर चार्ज tRNA है इसको गाइड करके कहाँ तक पहुँचाना, पी साइट ऑफ, हम लोग बोलेंगे स्मॉलर सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि इट गाइड्स द करेक्ट पोजीशन ऑफ इनिशिएटर चार्ज tRNA इनटू पी साइट। ठीक है, दूसरा इसमें क्या चीज़ दिमाग में रखना है, देखो दूसरा इसमें ये रखना है कि इनिशिएशन फैक्टर 2 किसके साथ एसोसिएटेड होगा, हम लोग बोलेंगे जीटीपी मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड होगा। ये स्टेटमेंट पूछता है CSIR नेट के क्वेश्चन में। ठीक है, कि इनिशिएशन फैक्टर 2 इज एसोसिएटेड विथ, हम लोग बोलेंगे जीटीपी मॉलिक्यूल। और थर्ड यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि इनिशिएशन फैक्टर 2 जो है ना, ये अपने आप में क्या है, हम लोग बोलेंगे ये अपने आप में एंजाइम है। कैसा एंजाइम, हम लोग बोलेंगे जीटीपेज एंजाइम है। इसका मतलब इनिशिएशन फैक्टर 2 क्या क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे एंजाइम भी है। कैसा एंजाइम है, जीटीपेज एंजाइम है। और जीटीपेज का काम क्या चीज़ है, जीटीपी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इनिशिएशन फैक्टर 2 में आपको 3 चीज़ याद रखना होगा। पहला क्या चीज़ कि इनिशिएशन फैक्टर 2 इनिशिएटर चार्ज tRNA को कैरी करता है, गाइड करता है कि वो कहाँ आ जाए, पी साइट ऑफ दी स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में आ जाए। फर्स्ट, सेकेंड क्या ये याद रखना होगा, इनिशिएशन फैक्टर 2 किसके साथ एसोसिएटेड रहता है, जीटीपी मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड रहता है। थर्ड थिंग क्या याद रखना होगा कि हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन फैक्टर 2 अपने आप में क्या चीज़ है, एंजाइम है। कैसा एंजाइम, हम लोग बोलेंगे जीटीपेज एंजाइम। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है ना, अब जो थर्ड जो इनिशिएशन फैक्टर होता है इसको हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर 3।
तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये जो इनिशिएशन फैक्टर 3 है ना, ये इनिशिएशन फैक्टर 3 ई साइट से जुड़ा हुआ रहता है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, राइबोसोम। तो यहाँ पर ये क्या चीज हो गया, इनिशिएशन फैक्टर 3। देखिए यहाँ पर ये क्या है, इनिशिएशन फैक्टर 3 है, जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे ई साइट ऑफ 30s स्मॉलर सब यूनिट के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये इनिशिएशन फैक्टर 3 का काम क्या चीज है, ये इनिशिएशन फैक्टर 3 का काम ये है कि ये लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम को स्मॉलर सब यूनिट के साथ नहीं जुड़ने देना, इसका काम है। मतलब इनिशिएशन फैक्टर 3 क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द एसोसिएशन ऑफ लार्जर सब यूनिट विद द स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, ये इसका फंक्शन है, किसका, इनिशिएशन फैक्टर 3 का। इनिशिएशन फैक्टर 3 जब तक ई साइट से जुड़ा हुआ रहेगा तब तक हम लोग बोलेंगे ये जो स्मॉलर सब यूनिट प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का जो है वो हम लोग बोलेंगे लार्जर सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के साथ नहीं जुड़ेगा। ठीक है, इसको याद रखना है। तो मैंने अभी यहाँ पर क्या बताया, इनिशिएशन मैकेनिज्म में मैंने ये बताया कि इनिशिएशन होने के लिए प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन में, प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन का इनिशिएशन होने के लिए इनिशिएशन फैक्टर्स चाहिए। कितना इनिशिएशन फैक्टर्स चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे 3 इनिशिएशन फैक्टर्स चाहिए। पहला को हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड इनिशिएशन फैक्टर 3। तो ये जो इनिशिएशन फैक्टर 1 है ये हम लोग बोलेंगे ये साइट ऑफ 30s स्मॉलर सब यूनिट जो होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का, उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। और इसका मेन काम क्या चीज़ है कि कोई भी स्पेसिफिक चार्ज टीआरएनए को ए साइट में इंटर होने नहीं देना, ये काम है इनिशिएशन फैक्टर 1 का। दूसरा क्या है, इनिशिएशन फैक्टर 2। इनिशिएशन फैक्टर 2 का काम क्या चीज़ है, जो सबसे फर्स्ट जो इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए जो होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में, वो कैरी करता है एफमेट फॉर्माइल मिथ्योनिन कैरी करता है इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए। तो ये जो इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए है ना, इसको ये गाइड करता है इनिशिएशन फैक्टर 2 कि ये आके कहाँ कहाँ आ जाए, हम लोग बोलेंगे पी साइट में आके ऑक्यूपाई कर जाए। ठीक है, ये इसका काम है इनिशिएशन फैक्टर 2 का। दूसरा क्या चीज़ है, इनिशिएशन फैक्टर 2 जीटीपी मॉलिक्यूल के साथ क्या रहता है, एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, और तीसरा क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन फैक्टर 2 अपने आप में क्या है, एंजाइम है। कैसा एंजाइम है, तो हम लोग बोलेंगे जीटीपेज एंजाइम है। जीटीपेज एंजाइम का मतलब हो गया कि ये जीटीपी मॉलिक्यूल को तोड़ेगा। क्यों तोड़ेगा ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, और थर्ड जो फैक्टर होता है इसको हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर 3। ये इनिशिएशन फैक्टर 3 क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये ई साइट से जुड़ा हुआ रहता है। हाँ, ये इनिशिएशन फैक्टर 3 ई साइट से जब तक ये इनिशिएशन फैक्टर 3 जुड़ा हुआ रहेगा तब तक हम लोग बोलेंगे ये जो स्मॉलर सब यूनिट जो है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का, वो लार्जर सब यूनिट के साथ नहीं एसोसिएट कर पाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि इट बाइंड्स विद द ई साइट ऑफ 30s स्मॉलर सब यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एंड इट प्रिवेंट्स द एसोसिएशन ऑफ लार्जर सब यूनिट विद द स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि इनिशिएशन में हेल्प कराता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि कैसे करके ये तीनों फैक्टर इनिशिएशन को करवाता है, या हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन में हेल्प करता है, या इनिशिएशन मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो देखो ये जो इनिशिएशन मैकेनिज्म है ना, इनिशिएशन होने के लिए हम लोग बोलेंगे 3 स्टेप्स है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, स्टेप्स इन इनिशिएशन। स्टेप 1, स्टेप 2 और एक स्टेप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप 3 बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पर स्टेप, पहला जो स्टेप होता है इनिशिएशन के लिए, ठीक है, वो स्टेप को हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग ऑफ स्मॉलर सब यूनिट विद द एसडी सीक्वेंस, मतलब साइन डालगार्नो सीक्वेंस। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर देखो ये हम लोगों ने देखा था, ये मान लो कि क्या चीज़ है, प्रोकैरियोटिक राइबो, एक प्रोकैरियोटिक एमआरएनए, मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ये क्या चीज़ है, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है। और ये प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में हम लोग क्या जानते हैं कि एक तरफ क्या होगा, 5 प्राइम एंड होगा, एक तरफ क्या होगा, 3 प्राइम एंड होगा। स्टार्ट कोडोन होगा जिसको हम लोग बोलते हैं AUG। स्टार्ट कोडोन से हम लोग बोलेंगे 7 to 10 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम, हम लोग बोलेंगे कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलेगा प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में। इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं साइन डालगार्नो सीक्वेंस। ये हम लोगों ने स्टडी किया है। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, साइन डालगार्नो सीक्वेंस, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, SG सीक्वेंस। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हम लोग बोलेंगे क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे ये सीक्वेंस होता है AGG, मतलब ये सीक्वेंस क्या है, पोलीप्यूरिन रिच है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, अब अगर हम लोग देखेंगे, देखो ध्यान से, अगर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को देखेंगे 30s अगर सब यूनिट जो होता है प्रोकैरियोटिक
सेल्स का जो राइबोसोम का, उसमें हम लोग बोलेंगे तीन क्या चीज़ है, देखो तीन बाइंडिंग साइट है। एक को हम लोग टीआरएनए बाइंडिंग साइट, एक को हम लोग बोलेंगे ए साइट, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, एक को हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, पी साइट, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, ई साइट, ये बोलेंगे। ठीक है, ए साइड से अभी अभी हम लोग देखें कि ए साइड से कौन सा इनिशिएशन फैक्टर जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन फैक्टर 1 जुड़ा हुआ है ए साइड से। ठीक है, ई साइड से कौन सा इनिशिएशन फैक्टर जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन फैक्टर 3 जुड़ा हुआ है ई साइड से। ठीक है, अभी अभी हम लोग देखें। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये जो 30th जो सब यूनिट होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का, इसको स्मॉलर सब यूनिट बोलते हैं। इसमें हम लोग बोलेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, 16 srRNA होता है। ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, 16 srRNA। ठीक है, ये वाला, ये क्या है, 16 srRNA। और हम लोग क्या जानते हैं, 16 srRNA को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी साइन डालकार्नो सीक्वेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी साइन डालकार्नो सीक्वेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये साइन डालकार्नो सीक्वेंस है, तो यहाँ पर क्या होगा, 16 srRNA को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंटी साइन डालकार्नो सीक्वेंस। मतलब ये सीक्वेंस क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर ए होगा तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यू होगा। ठीक है, यहाँ पर जी है तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सी होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, सी होगा। फिर यहाँ पर क्या है, ए का क्या होगा, यू होगा। फिर यहाँ पर जी है, जी का क्या होगा, सी होगा। फिर जी का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सी होगा। तो ये जो सीक्वेंस है ना, इसी सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं एंटी साइन डालगार्नो सीक्वेंस, जो किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, साइन डालगार्नो सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ तक में हम लोगों ने ये स्टडी किया है, आप लोग देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक एमआरएनए वाला वीडियो, और हम लोग बोल सकते हैं कि इस ये राइबोसोम वाला वीडियो देख सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग ऑफ स्मॉलर सबयूनिट विद द एचडी सीक्वेंस। ठीक है, मतलब हम लोग बोलेंगे जो स्मॉलर सबयूनिट जो है ना, ठीक है, 30s, ये स्मॉलर सबयूनिट है, ये किसको रिकॉग्नाइज करेगा, हम लोग बोलेंगे साइन डालगार्नो सीक्वेंस जो है प्रोकैरियोटिक एमआरएनए का, उसको रिकॉग्नाइज करेगा। इसीलिए इसको हम लोग रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये ए साइट है, ये क्या चीज़ है, पी साइट है, और ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ई साइट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन फैक्टर 3 है ई साइट में। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ये ए साइट है, ये पी साइट है, और ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे ई साइट है। ठीक है, ये साइट में हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन फैक्टर 1 जुड़ा हुआ है, और ई साइट में क्या जुड़ा हुआ है, इनिशिएशन फैक्टर 3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये हम लोग बोलेंगे 16 srRNA है, जिसके पास हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी साइन डालगार्नो सीक्वेंस, जो कि है UCC। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 16 srRNA, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी शाइन डालकार्नो सीक्वेंस बोलेंगे, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक जो एमआरएनए में जो साइन डालकार्नो सीक्वेंस होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेप में, इनिशिएशन के पहला स्टेप में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, रिकॉग्निशन होगा। किसका रिकॉग्निशन, हम लोग बोलेंगे ये जो स्मॉलर सब यूनिट में जो 16 srRNA है, ये हम लोग बोलेंगे एंटी साइन डालकार्नो सीक्वेंस है, वो रिकॉग्नाइज करेगा किसको, हम लोग बोलेंगे साइन डालकार्नो सीक्वेंस ऑफ प्रोकैरियोटिक एमआरएनए। मतलब ये जो राइबोसोम है, ये हम लोग बोलेंगे किसके साथ जुड़ जाएगा, प्रोकैरियोटिक एमआरएनए के साथ जुड़ जाएगा। तो देखो ये जो स्मॉलर सब यूनिट जो है ना, जिसको मैं 30s लिख रहा हूँ, 30s। ठीक है, ये 30s देखिए सब यूनिट किसके साथ जुड़ गया, ये प्रोकैरियोटिक जो एमआरएनए है उसके साथ देखिए जुड़ गया। ठीक है, ये ऐसे करके जुड़ेगा, देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर ऐसे करके जुड़ेगा कि यहाँ पर देखो ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस क्या चीज़ है, ये सीक्वेंस क्या चीज़ है, ये हो गया ए, ये हो गया जी, ये हो गया जी, ये हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया जी। मतलब यहाँ पर क्या है, ए, फिर क्या है, जी, जी, ए, जी, जी। ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मतलब ए यू के साथ। ठीक है, जी सी के साथ, जी सी के साथ, ए यू के साथ, जी सी के साथ, और जी सी के साथ। ठीक है, ऐसे करके ये जो प्रोकैरियोटिक जो 30s जो सब यूनिट होता है, वो ऐसे करके एमआरएनए के साथ बाइंड करता है कि दोनों जो सीक्वेंस है, साइन डालकार्नो सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए, एंड हम लोग बोलेंगे एंटी साइन डालकार्नो सीक्वेंस और प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है 30s स्मॉलर सब यूनिट का, वो एक दूसरे के सामने रहता है, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है।
ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉग्निशन, या हम लोग क्या बोलेंगे, बाइंडिंग ऑफ स्मॉलर सब यूनिट विद दी हम लोग क्या बोलेंगे, साइन डालगार्नो सीक्वेंस। ठीक है ना, तो यही हो गया पहला स्टेप, इसको हम लोग रिकॉग्निशन भी बोलते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, क्या चीज़, साइन डालगार्नो सीक्वेंस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये पहला स्टेप हो गया, ये खत्म हो गया पहला स्टेप। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर ये वाला पूछ सकता है एग्जाम में, यहाँ पर ये जो सीक्वेंस होता है ना, ये सीक्वेंस, ये क्या चीज़ है, साइन डालगार्नो सीक्वेंस ना, इसको मैं यहाँ पर ऐसे करके लिख रहा हूँ, ये जी जी ए जी जी, इस तरफ 5 प्राइम होगा और इस तरफ क्या होगा, 3 प्राइम होगा। ठीक है, तो ये जो 5 प्राइम 3 प्राइम है, तो एंटी साइन डालगार्नो सीक्वेंस होगा, ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना, तो ए का क्या होगा हम लोग बोलेंगे, ए का क्या होगा, ए का क्या होगा, ए का हम लोग बोलेंगे यू होगा। ठीक है, जी का क्या होगा, सी होगा, जी का सी होगा, ए का यू होगा, जी का सी होगा, जी का सी होगा। ठीक है, तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इधर 5 प्राइम इधर 3 प्राइम। ठीक है, ये दोनों में क्या होता है हम लोग बोलेंगे, क्या होता है, मैचिंग होता है ऐसे करके। ठीक है, ठीक है ना, ये दोनों में क्या होता है, मैचिंग होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉग्निशन। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ साइन डालगार्नो सीक्वेंस विद क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, एंटी साइन डालगार्नो सीक्वेंस। यही पहला स्टेप होता है इनिशिएशन मैकेनिज्म का प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में, ट्रांसलेशन का। ठीक है ना, तो ये तो चलिए यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग ऑफ ए स्मॉलर सेगमेंट विद द एसडी सीक्वेंस। ठीक है, या रिकॉग्निशन इसको बोलेंगे। अब इनिशिएशन मैकेनिज्म का जो दूसरा स्टेप होता है, देखो यहाँ पर वो मैंने क्या लिखा है कि बाइंडिंग ऑफ इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए विद एयूजी। एयूजी का मतलब स्टार्ट कोडोन एट पी साइट। मतलब हो गया कि एक बार ये स्टेप हो जाता है, हम लोग बोलेंगे ये जो ये एंटी कोडोन और हम लोग सॉरी एंटी, ये एंटी साइन डालगार्नो सीक्वेंस और साइन डालगार्नो सीक्वेंस के बीच में जब मैचिंग हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या होगा, जो इनिशिएटर चार्ज जो टीआरएनए है, ठीक है, वो टीआरएनए क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो स्टार्ट कोडोन है पी साइट में, उसके साथ क्या होगा, मैच करेगा, हम लोग बोलेंगे उसके साथ बाइंड करेगा। ठीक है, इसको हम लोग दूसरा स्टेप बोल रहे हैं। तो देखिए डायग्राम से समझते हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो जो भी ये ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म हो रहा है, ये ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म जो हो रहा है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, क्यों सेल्स के साइटोप्लाज्म में हो रहा है, इसीलिए सेल्स के साइटोप्लाज्म में हो रहा है क्योंकि जितना भी प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन कराने के लिए जो भी मशीनरी चाहिए, चाहे वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम चाहिए, चाहे वो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए चाहिए, चाहे वो प्रोकैरियोटिक टीआरएनए चाहिए, चाहे वो एमिनो एसिड चाहिए, सारा का सारा हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट होता है कहाँ पर, प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में। इसीलिए ये जितना भी स्टेप्स हो रहा है, सबका सब स्टेप कहाँ होगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, तो दूसरा स्टेप में क्या होगा, पहला स्टेप तो चलो बाइंडिंग हुआ, दूसरा स्टेप क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, कि इनिशिएटेड चार्ज टीआरएनए जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, वो हम लोग बोलेंगे किसके साथ ये करेगा, बाइंड करेगा, स्टार्ट कोडोन के साथ बाइंड करेगा। ठीक है ना, तो देखो ये क्या चीज़ है, ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने टीआरएनए बनाया है, ये वाला टीआरएनए का ये वाला जो आर्म है, इसको हम लोग बोलेंगे एंटी कोडोन आर्म। ठीक है, और दूसरा तरफ क्या होगा, अपोजिट टू द एंटी कोडोन आर्म दे आर प्रेजेंट एक्सेप्टर आर्म। तो ये जो एक्सेप्टर आर्म है ना, इस एक्सेप्टर आर्म से हम लोग बोलेंगे सबसे पहला जो एमिनो एसिड जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में, जो कि जुड़ता है टीआरएनए से, उस सबसे फर्स्ट एमिनो एसिड को हम लोग बोलते हैं फॉर्माइल मिथियोनिन। ठीक है, फॉर्माइल मिथियोनिन किसके थ्रू जुड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे एसाइल लिंकेज के थ्रू जुड़ेगा। तो ये जो लिंकेज है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एसाइल लिंकेज के थ्रू क्या होगा, फॉर्माइल मिथियोनिन जुड़ेगा किसके साथ, टीआरएनए के साथ। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए कैरिंग फॉर्माइल मिथियोनिन। हमेशा याद रखिएगा, बैक्टीरिया हो गया, यू बैक्टीरिया हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल्स हो गया, इसके केस में जो सबसे पहला जो इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए जो होता है ना, वो फॉर्माइल मिथियोनिन एमिनो एसिड को कैरी करता है। याद रखना, फॉर्माइल मिथियोनिन एमिनो एसिड को कैरी करता है। ठीक है, तो फॉर्माइल मिथियोनिन एमिनो एसिड को क्यों कैरी करता है, कैसे करके फॉर्माइल मिथियोनिन एमिनो एसिड टीआरएनए के साथ जुड़ता है, फॉर्माइल कैसे करके मिथियोनिन के साथ जुड़ता है, ये सब अभी हम लोग देखेंगे आगे। अभी बस क्या याद रखना है, ये याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में जो इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए जो होता है, वो हम लोग बोलेंगे कौन से अमीनो एसिड को कैरी करेगा, फॉर्माइल मिथियोनिन अमीनो एसिड को कैरी करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, ये क्या है, इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए है, ये क्या चीज़ है, एसाइल लिंकेज, ये क्या चीज़ है, फॉर्माइल मिथियोनिन है, और ये
जो इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए को गाइड करने के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, इनिशिएशन फैक्टर 2 रिस्पॉन्सिबल होता है। और हम लोग ये जानते हैं कि इनिशिएशन फैक्टर 2 जीटीपी मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ रहता है, एसोसिएटेड रहता है। और ये इनिशिएशन फैक्टर 2 अपने आप में क्या है, एंजाइम है, जीटीपेज एंजाइम है। ठीक है, तो यही इनिशिएशन फैक्टर 2 अब क्या करेगा ना, ये जो इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए है इसको गाइड करेगा, इसको कैरी करेगा, ऐसे करके कैरी करेगा कि ये कहाँ पर आ जाए, हम लोग बोलेंगे स्टार्ट कोडोन से, क्या स्टार्ट कोडोन से मैच कर जाइए, हम लोग बोलेंगे पी साइट ऑफ स्मॉलर सब यूनिट में आ जाए। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे राइबोसोम का 30s स्मॉलर सब यूनिट है। ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे mRNA है 5 प्राइम 3 प्राइम। ठीक है, और ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये देखिए ये क्या चीज़ है, ये ए साइट है, ये क्या चीज़ है, पी साइट है, और ये क्या चीज़ है, ई साइट है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे साइन डाल गार्नो सीक्वेंस है। देखिए ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये साइन डाल गार्नो सीक्वेंस है, ए जी जी ए जी जी, ये सीक्वेंस है। ठीक है, यहाँ पर ये किसके साथ मैच किया है, हम लोग बोलेंगे ये मैच किया है किसके साथ, 16SR RNA के साथ मैच किया है, या एंटी साइन डाल गार्नो सीक्वेंस जिसको बोलते हैं। तो एंटी साइन डाल गार्नो सीक्वेंस क्या है, ए का हम लोग बोलेंगे ऑपोजिट क्या होगा, एक ऑपोजिट हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, यू, जी का क्या होगा, सी, फिर से जी का क्या होगा, सी, फिर ए का क्या होगा, यू, फिर जी का सी, फिर क्या चीज़, जी का सी। ये क्या चीज़ है कि एंटी साइन डाल करनो सीक्वेंस। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है, और यहाँ पर जो ए साइट है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन फैक्टर 1 के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो ई साइट है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, देखिए मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, इनिशिएशन फैक्टर 3 के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी तक हम लोग ये जानते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब यहाँ पर ध्यान से देखो यहाँ पर कि ये जो mRNA जो रहता है ना, ये जो mRNA का जो स्टार्ट कोडन होता है ना, वो ऐसे करके मतलब राइबोसोम के साथ जुड़ता है कि इसका जो स्टार्ट कोडन होता है वो कौन से साइट पे आ जाए, हम लोग बोलेंगे पी साइट पे लाई करे। देखो ऐसे करके, ये क्या चीज़, स्टार्ट कोडन AUG है। ठीक है, ऐसे करके जुड़ेगा कि mRNA का जो स्टार्ट कोडन होगा वो कहाँ आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे पी साइट में क्या हो जाएगा, ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, यही स्पेसिफिसिटी है। ठीक है ना, तो अब ये क्या चीज़ है, पी साइट में क्या स्टार्ट कोडन है। ठीक है, तो इनिशिएटर टीआरएनए जो होता है ना, इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए जो होता है ना, इसको गाइड कौन कर रहा है, इनिशिएशन फैक्टर 2। ठीक है, ये ऐसे करके इसको गाइड कर रहा है, ऐसे करके इसको कैरी कर रहा है। ये जो इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए वो किस में आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे पी साइट में ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं वही दिखा रहा हूँ, क्या चीज़ है, देखो ये इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए है ना, ये क्या चीज़ है, देखिए इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए है। ठीक है, ये आ गया, ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे एसाइल लिंकेज है। ये क्या चीज़ है, फॉर्माइल मिथियोनिन एमिनो एसिड है, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये क्या चीज़ है, फॉर्माइल मिथियोनिन। ठीक है, ठीक है ना, ये वाला क्या चीज़ है, एसाइल लिंकेज है, ये क्या चीज़ है, एसाइल लिंकेज, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एसाइल लिंकेज। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये क्या है, इनिशिएशन फैक्टर 2, इसके साथ क्या मॉलिक्यूल है, जीटीपी मॉलिक्यूल। और ये वाला क्या था, ये क्या था, एंटी कोडोन ना, ये वाला एंटी कोडोन, ये वाला क्या है, कोडोन है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कोडोन, कोडोन ऑफ mRNA और एंटी कोडोन ऑफ tRNA, चार्ज इनिशिएटर tRNA का क्या होगा, मैचिंग होगा। मैचिंग का मतलब होगी कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू होगा, यू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, यू का कॉम्प्लीमेंट्री ए होगा, जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, सी होगा। तो यहाँ जो एंटी कोडोन जो सीक्वेंस होगा ना, किसमें, इनिशिएटर चार्ज टीआरएम, वो क्या होगा, यूएसी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर कोडोन और एंटी कोडोन का क्या होगा, मैचिंग होगा। ठीक है, अगर कोडोन एंटी कोडोन का मैचिंग सही है तभी हम लोग बोलेंगे कि ये जो इनिशिएशन फैक्टर 2 का जो जीटीपेज एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो क्या होगा, ऑन होगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो AUG है, ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे कोडोन। ठीक है, ये क्या है, AUG कोडोन, कोडोन ऑफ mRNA, और ये क्या है, एंटी कोडोन ऑफ टीआरएनए। कोडोन एंटी कोडोन का अगर मैचिंग सही होगा तभी हम लोग बोलेंगे कि इनिशिएशन फैक्टर 2 में जो जीटीपेज एक्टिविटी है ना वो क्या होगा, एक्टिव होगा या वो ऑन हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि इनिशिएशन फैक्टर 2 अपने आप में क्या है, जीटीपेज एंजाइम है। ठीक है, और ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी तभी एक्टिवेट होगा जब हम लोग बोलेंगे इस जो स्टार्ट कोडोन है, ठीक है, स्टार्ट कोडोन, और हम लोग बोलेंगे इसका जो एंटी कोडोन है टी इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए का, वो क्या हो, परफेक्टली मैच करे। ठीक है, तभी ये क्या होगा, तभी ये इसका इनिशिएशन फैक्टर 2 का जीटीपेज एक्टिविटी ऑन होगा। तो देखो यहाँ पर क्या परफेक्टली मैच किया ना, तो ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे ये कोडोन एंटी कोडोन मैचिंग अगर परफेक्ट होगा तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, ये
इनिशिएशन फैक्टर 2 के जीटीपीएस एक्टिविटी को क्या कर देगा, ऑन कर देगा। ठीक है, मतलब अब इनिशिएशन फैक्टर 2 क्या चीज़ का काम करेगा, एंजाइम का काम करेगा। कौन सा एंजाइम, जीटीपीएस एंजाइम का काम करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे जीटीपीएस एंजाइम का काम करेगा। क्यों जीटीपीएस एंजाइम का काम करेगा, ताकि ये क्या कर सके, जीटीपी मॉलिक्यूल को तोड़ सके। ठीक है, और उससे एनर्जी को डिराइव कर सके, और हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे सेकेंड स्टेप हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग ऑफ इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए। इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए विथ हम लोग बोलेंगे क्या चीज, स्टार्ट कोडोन एट पी साइट। ठीक है, यही हो गया दूसरा स्टेप इनिशिएशन का। अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में देखो ये होगा, थर्ड स्टेप में हम लोग बोलेंगे कि ये जो इनिशिएशन फैक्टर 2 का जीटीपीएस एक्टिविटी ऑन हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप में देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या मैंने लिखा है, थर्ड स्टेप में देखिए क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ larger subunit with the smaller subunit forming 70s initiation complex। मतलब जो थर्ड स्टेप है ना, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, ये जो स्मॉलर सब यूनिट हो रहा है, इसके साथ हम लोग बोलेंगे लार्जर सब यूनिट जुड़ेगा, और दो सब यूनिट जुड़ जाएगा, हम लोग बोलेंगे 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये थर्ड स्टेप है। तो ये कैसे होगा, तो देखिए अभी तक हम लोग क्या देखे हैं, अभी तक हम लोग देखे हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये डायग्राम को मैं यहाँ पर बनाया हूँ, देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था, हम लोग बोलेंगे साइन डालगार्नो सीक्वेंस था ना, ऐसे करके देखिए, ए जी जी ए जी जी पॉलीपेरिंडिस था, और ये किसके साथ मैच कर रहा था, ये हम लोग बोलेंगे 16SR आरएनए के साथ, 16SR आरएनए के साथ मैच कर रहा था, जिसको हम लोग एंटी साइन डालगार्नो सीक्वेंस बोल रहे थे। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या था, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू था, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, फिर ए का क्या चीज़ यू, फिर जी का क्या चीज़ सी, फिर जी का क्या चीज़ सी। ठीक है, ये था। अब यहाँ पर ये था, इसके बाद क्या था, हम लोग बोलेंगे जो इनिशिएशन फैक्टर 2 था वो क्या किया था, इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए को कैरिंग फॉर्माइल मिथेनिन को गाइड किया था कि वो क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे पी साइट पे आ जाए। ठीक है, जहाँ पर क्या प्रेजेंट है, स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट है, तो ये AUG क्या है, स्टार्ट कोडोन है। ठीक है, और ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए, ये क्या चीज़ है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए, यही है कैरिंग क्या चीज़, फॉर्माइल मिथियोनिन। ठीक है, तो ये वाला क्या है, ये वाला फॉर्माइल मिथियोनिन है, ये क्या चीज़ है, एसाइल लिंकेज है, ये वाला क्या चीज़ है, एसाइल लिंकेज है। ठीक है, यही है ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, मैंने यहाँ पर क्या बताया था कि जब कोडोन ऑफ mRNA, ठीक है, और इनिशिएटेड चार्ज टीआरएनए का एंटी कोडोन मैच करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोन एंटी कोडोन मैचिंग, क्या बोलेंगे इसको, कोडोन एंटी कोडोन मैचिंग। अगर कोडोन एंटी कोडोन मैचिंग सही होगा, तब हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ एक्टिव हो जाएगा, ये जो इनिशिएशन फैक्टर 2 का जो जीटीपेज एक्टिविटी है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, जीटीपेज एक्टिविटी ऑन हो जाएगा। जैसे ही इनिशिएशन फैक्टर 2 का जीटीपेज एक्टिविटी ऑन हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये क्या करेगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये क्या करेगा, ये जीटीपेज क्या करेगा, ये जो जीटीपी मॉलिक्यूल है ना, देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर अलग से दिखा रहा हूँ, ये जो जीटीपी मॉलिक्यूल है, इस जीटीपी मॉलिक्यूल को तोड़ेगा ये जीटीपेज, किस में, जीटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ठीक है, तो जब ये जीटीपी मॉलिक्यूल टूटेगा जीटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तो एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं कि ए साइड किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, ए साइड जुड़ा हुआ रहता है इनिशिएशन फैक्टर 1 के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और ई साइड किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन फैक्टर 3 के साथ जुड़ा हुआ रहता है, हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, तो जब ये जीटीपी का हाइड्रोलिसिस हो रहा होता है, मतलब ये ट्राईफॉस्फेट जब डाईफॉस्फेट में टूटता है, तो जो एनर्जी निकलता है वो एनर्जी इतना सफिशियंट होता है कि वो किसको किसको रिमूव कर दे, इनिशिएशन फैक्टर 1 को रिमूव कर दे, इनिशिएशन फैक्टर 2 को भी रिमूव कर दे, और इनिशिएशन फैक्टर 3 को भी रिमूव कर दे। ठीक है, तो अब आप लोग सोचिए, जैसे ही इनिशिएशन फैक्टर 3 रिमूव हुआ, तो हम लोग बोलेंगे कि इनिशिएशन फैक्टर 3 क्या कर रहा था, लार्जर सब यूनिट को स्मॉलर सब यूनिट के साथ एसोसिएट होने नहीं दे रहा था। जैसे ही इनिशिएशन फैक्टर 3 रिमूव होगा, वैसे हम लोग बोलेंगे स्मॉलर सब यूनिट जो है ना 30S, ये स्मॉलर सब यूनिट किसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, लार्जर सब यूनिट के साथ एसोसिएट हो जाएगा, जो मैं ये डायग्राम में दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे करके यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ जीटीपी into GDP plus inorganic phosphate and Mg2 plus causes the dissociation of all the initiation factors
एंड एसोसिएशन ऑफ क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे लार्जर सब यूनिट विद दी स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या दिखा रहा हूँ कि जितना भी इनिशिएशन फैक्टर्स है सारा का सारा क्या हो गया है, हम लोग बोलेंगे डिसोसिएट हो गया। इनिशिएशन फैक्टर 1 भी डिसोसिएट हो गया, ठीक है। इनिशिएशन फैक्टर 2 भी डिसोसिएट हो गया, ठीक है। इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, जीडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है ना। और हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन फैक्टर 3 भी क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। किससे, हम लोग बोलेंगे ई साइट ऑफ द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। जैसे ही ई साइट ऑफ द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से इनिशिएशन फैक्टर 3 डिसोसिएट हुआ, वैसे हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, बाइंडिंग होगा किसका, लार्जर सब यूनिट का, किसके साथ, हम लोग बोलेंगे स्मॉलर सब यूनिट के साथ। तो ये क्या है, स्मॉलर सब यूनिट 30s है, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे 50s है, ठीक है। तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ 70s, उसको हम लोग क्या बोलेंगे 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर यही था ना, सारा का सारा फैक्टर्स क्या हो चुका है, हट चुका है, ठीक है। और ये 30s स्मॉलर सब यूनिट किसके साथ जुड़ गया, लार्जर सब यूनिट के साथ जुड़ गया 50s के साथ। दोनों दो अलग अलग सब यूनिट क्या हुआ 30 एंड 50s जुड़ा, जिसके कारण क्या हुआ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। इसी कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब ये स्मॉलर सब यूनिट जो होता है राइबोसोम का, वो जब लार्जर सब यूनिट के साथ जुड़ रहा होता है, तो ये ऐसे करके जुड़ता है कि ए साइट में आ जाए, पी साइट में आ जाए, और ई साइट हम लोग बोलेंगे ई साइट में आ जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, जो पी साइट होता है ना, जिसमें स्टार्ट कोडोन होता है, ठीक है, वो स्टार्ट कोडोन जिसके साथ इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए रहता है, वो किस पे ऑक्यूपाई करता है, हम लोग बोलेंगे पी साइट में ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ होगी, हम लोग बोलेंगे इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए है, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए ऐसे करके मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है ना। कैरिंग फॉर्माइल मिथियोनिन, एफमेट लिख दे रहा हूँ, एफमेट, ये वाला क्या चीज़ है, ये जो अमीनो एसिड है ना, ये क्या चीज़ है फॉर्माइल मिथियोनिन है। और ये वाला क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, एसाइल लिंकेज है। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, एसाइल लिंकेज है ये वाला। ये टीआरएनए, ये वाला क्या चीज़ है, एंटी कोडोन ऑफ टीआरएनए। ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे एयूजी, ये स्टार्ट कोडोन ऑफ एमआरएनए, कोडोन एंटी कोडोन का मैचिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब देखिए ध्यान से, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इनिशिएशन मैकेनिज्म इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और ये इनिशिएशन मैकेनिज्म 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जब बन जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे अब क्या होगा, इलोंगेशन होगा। तो इलोंगेशन में क्या होगा, देखो ध्यान से, ए साइड क्या चीज़ है, एम्प्टी है। तो ए साइड में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कोई भी स्पेसिफिक चार्ज टीआरएनए आएगा, ठीक है, वो क्या करेगा ए साइड में एंट्री करेगा, पेप्टाइड लिंकेज का फॉर्मेशन होगा, एसाइल लिंकेज का ब्रेकिंग होगा, ये सब हम लोग देखेंगे इलोंगेशन मैकेनिज्म में, ठीक है। तो ये 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब देखिए यहाँ पर मतलब ये जो था, ये जो इनिशिएशन मैकेनिज्म है, ये इनिशिएशन मैकेनिज्म आपको बस इतने ही याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ मैं बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखो प्रोकैरियोटिक जब ट्रांसलेशन में जब इनिशिएशन होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में, तो जो सबसे पहला जो इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए होता है वो फॉर्माइल मिथियोनिन को कैरी करता है, ठीक है। तो ये फॉर्माइल मिथियोनिन का कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ कि ये फॉर्माइल मिथियोनिन को क्यों कैरी करता है, कैसे करके फॉर्माइल ग्रुप मिथियोनिन के साथ जुड़ जाता है, ये सब सारा का सारा मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इनिशिएटिंग एमिनो एसिड इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, मतलब जो सबसे पहला जो चार्ज इनिशिएटर जो टीआरएनए होगा, वो चार्ज इनिशिएटर टीआरएनए सबसे पहला कौन सा एमिनो एसिड को कैरी करेगा, वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि जो भी ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, या जो भी कोई अदर यू बैक्टीरिया होता है, या प्रोकैरियोट्स होता है, उसमें जो सबसे पहला जो एमिनो एसिड होगा वो क्या होगा, एन फॉर्माइल मिथियोनिन होगा। याद रखना है क्या होगा, एन फॉर्माइल मिथियोनिन, जिसको हम लोग फॉर्माइल मिथियोनिन बोलते हैं, हमेशा याद रखना है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के केस में, या आर्किया या आर्कियो बैक्टीरिया के केस में हम लोग बोलेंगे सबसे पहला जो एमिनो एसिड होगा ना वो मिथियोनिन ही होगा। लेकिन हम लोग बोलेंगे ये जो मिथियोनिन होगा यहाँ पर ये फॉर्माइलेटेड नहीं रहेगा। बताने का मतलब जो सबसे पहला इनिशिएटिंग एमिनो एसिड क्या होगा, फॉर्माइलेटेड होगा, किस में, यू बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में।
और सबसे पहला जो एमिनो एसिड होगा वो नॉन फॉर्माइलेटेड होगा, किसमें हम लोग बोलेंगे यूकैरियोट्स के केस में, आर्कियोबैक्टीरिया के केस में। तो ये हम लोग देखेंगे जब यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन पढ़ेंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखो ये जो फॉर्माइलेटेड जो है यूबैक्टीरिया या इकोलाई या प्रोकैरियोट्स में, ये क्या है फॉर्माइलेटेड, क्या था हम लोग बोलेंगे सबसे पहला एमिनो एसिड था जिसको हम लोग फॉर्माइल मिथ्योनिन बोले थे। देखिए एफ में यही था ना, फॉर्माइल मिथ्योनिन। ठीक है, तो ये फॉर्माइल मिथ्योनिन जो है वो यूबैक्टीरिया बैक्टीरिया के केस में होता है। जो पहला जो एमिनो एसिड होता है जिसको हम लोग मिथ्योनिन बोलते हैं वो क्या होता है, फॉर्माइल ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है। इन केस ऑफ बैक्टीरिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्माइलेटेड क्या चीज़, इनिशिएटिंग एमिनो एसिड या मिथ्योनिन। तो यहाँ पर मैंने वही बताया है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, अब देखो अब क्वेश्चन आता है, एक चीज़ यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि डिफरेंस क्या चीज़ है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। जो सबसे पहला जो इनिशिएटेड चार्ज टीआरएनए, उसमें डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में जो इनिशिएटेड चार्ज टीआरएनए है ना, वो फॉर्माइल मिथ्योनिन को कैरी करता है। किसको कैरी करता है, फॉर्माइल मिथ्योनिन एमिनो एसिड को कैरी करता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के केस में याद रखिएगा कि जो इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए है वो हम लोग बोलेंगे फॉर्माइल मिथ्योनिन नहीं, इसमें हम लोग सिंपल क्या बोलेंगे, केवल मिथ्योनिन को कैरी करता है। ठीक है, वहाँ पर जो मिथ्योनिन होता है वो क्या होता है, नॉन फॉर्माइलेटेड होता है। या हम लोग बोल सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स के केस में जो चार्ज इनिशिएटेड टीआरएनए होता है वो सबसे पहला जो एमिनो एसिड को कैरी करता है वो क्या होता है, केवल मिथ्योनिन होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अभी हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में देख रहे हैं ना, तो अब देखो यहाँ पर ये जो फॉर्माइलेशन जो होता है ना, ये कैसे करके होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो ये जो फॉर्माइलेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्माइलेशन एक वैसा केमिकल रिएक्शन या वैसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे कि जो फॉर्माइल ग्रुप होता है ना, जिसको हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप भी बोलते हैं, वो एल्डिहाइड ग्रुप हम लोग बोलेंगे ये जो मिथियोनिन एमिनो एसिड का जो एमिनो टर्मिनल होता है ना, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं कि एन टर्मिनल या एमिनो ग्रुप होता है ना, उससे जुड़ जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्माइलेशन। बताने का मतलब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर देखो फॉर्माइलेशन एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे क्या होता है कि जो मिथियोनिन होता है ना, मिथियोनिन एमिनो एसिड जो होता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ देखो, इसको समझिए। मिथियोनिन जो एमिनो एसिड होता है, ये मिथियोनिन एमिनो एसिड हम लोग बोलेंगे कौन से ग्रुप से जुड़ता है, फॉर्माइल ग्रुप से जुड़ता है या एल्डिहाइड ग्रुप से जुड़ता है। तब जाके हम लोग क्या बोलेंगे, क्या चीज़ क्या बनता है, क्या बनता है, तब हम लोग बोलेंगे फॉर्माइल मिथियोनिन बनता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ मिथियोनिन, इसके साथ क्या जोड़ दे रहा हूँ, एल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ दे रहा हूँ, CHO ग्रुप को। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड को ही हम लोग बोलते हैं फॉर्माइल मिथियोनिन, मिथियोनिन बोलेंगे। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफमेट बोलेंगे। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्माइलेशन। ठीक है, जो कि किस में होता है, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में होता है या यू बैक्टीरिया के केस में होता है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि फॉर्माइलेशन एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे जो फॉर्माइल ग्रुप जो होता है, ठीक है, फॉर्माइल या एल्डिहाइड ग्रुप, ये फॉर्माइल ग्रुप हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड, मिथियोनिन एमिनो एसिड के NH2 ग्रुप जो होता है एमिनो ग्रुप के साथ अटैच होता है। तब जाके हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बनता है, फॉर्माइल मिथियोनिन का फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ बैक्टीरिया। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉर्माइलेशन। और ये फॉर्माइलेशन कहाँ होता है, बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो अब देखो इसका केमिस्ट्री देखते हैं, इसका केमिस्ट्री देखो क्या चीज़ होता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या जानते हैं कि देखो कोई सा भी एमिनो एसिड को अगर हम लोग लेंगे ना, कोई सा भी एमिनो एसिड को, तो याद रखिएगा एमिनो एसिड में हम लोग बोलेंगे एक NH2 ग्रुप होगा जिसको हम लोग एमिनो ग्रुप बोलते हैं, एक COOH ग्रुप जरूर होगा जिसको हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं, एक एल्काइल ग्रुप होगा, एक क्या होगा हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन होगा। तो बताने का मतलब देखो क्या चीज़ है, बताने का मतलब कि अगर हम लोग कोई भी एमिनो एसिड को देखेंगे तो एक तरफ हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप होगा ही होगा और एक तरफ COOH ग्रुप होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मिथ्योनिन एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर को बना रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ, देखो ये कार्बन, ठीक है, एक तरफ क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे COOH ग्रुप होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऐसे बना दिया। ठीक है, ठीक है, और दूसरे तरफ क्या होगा, देखो दूसरे तरफ क्या चीज़ है, NH2 ग्रुप, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ NH2। ठीक है, अभी भी बताया, एक तरफ हमेशा C टर्मिनल फ्री होगा अमीनो एसिड का और एक तरफ हमेशा N टर्मिनल फ्री होगा। C टर्मिनल का मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, N टर्मिनल का मतलब एमिनो ग्रुप। और एक ये जो कार्बन है, ये कार्बन से क्या जुड़ा हुआ रहेगा, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा और एक एल्काइल ग्रुप रहेगा। यही एल्काइल ग्रुप में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसका चेन क्या होगा, जो ये इसका जो एल्काइल ग्रुप का जो चेन होता है वो डिपेंड करता है अलग अलग एमिनो एसिड में, ये चेन का लेंथ अलग अलग होता है। ठीक है, तो मिथ्योनिन के केस में देखो, मिथ्योनिन याद रखना सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है। तो मिथ्योनिन के केस में जो एल्काइल ग्रुप होता है उसमें हम लोग बोलेंगे CH2, CH2
फिर सल्फर ये रहता है एटम, उसके बाद क्या रहता है CH3 ग्रुप रहता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, मिथियोनीन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, मिथियोनीन बोलेंगे। ठीक है, ये अमीनो एसिड है। क्यों अमीनो एसिड है, क्योंकि इसमें दो टर्मिनल है। एक को हम लोग क्या बोलेंगे COOH ग्रुप, एक को क्या बोलेंगे हम लोग NH2 ग्रुप, इसको हम लोग एमिनो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर्माइलेशन जब होता है तो याद रखना मिथियोनीन का जो NH2 ग्रुप होता है ना, उसी NH2 ग्रुप के साथ क्या जुड़ता है, हम लोग बोलेंगे फॉर्माइल ग्रुप जुड़ता है। तो फॉर्माइल ग्रुप को मैं यहाँ पर ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ, प्लस फॉर्माइल ग्रुप को ऐसे दिखा रहा हूँ HCOH, यही हो गया ना HCHO। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्माइल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, फॉर्माइल। ठीक है, या एल्डिहाइड भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये जो मिथियोनीन अमीनो एसिड का जो NH2 जो ग्रुप होता है उसमें से, ये जो NH2 ग्रुप होता है उसमें से एक H, और ये जो फॉर्माइल ग्रुप होता है उसमें से एक H क्या होता है, रिएक्ट करता है। हम लोग बोलेंगे क्या निकलता है, H2 निकलता है। सॉरी H2, हाँ H2 निकल रहा है। ठीक है, H2 निकलेगा तो ये वाला नाइट्रोजन का वैलेंसी यहाँ पर फ्री होगा। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ये वाला क्या है, कार्बन का वैलेंसी फ्री होगा। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो ये ऐसे दिखेगा, देखो यहाँ पर ये क्या है OH, फिर ये क्या है C डबल बॉन्ड O, ये क्या चीज़ है C, ये क्या चीज़ है H। ठीक है, फिर ये क्या हो गया N, ये क्या हो गया H। फिर यहाँ पर देखो वैलेंसी फ्री हुआ नाइट्रोजन का, यहाँ पर कार्बन का वैलेंसी फ्री हुआ, दोनों देखो यहाँ पर लिंक हो जा रहा है, डबल बॉन्ड O ऐसे करके। ठीक है, और ये वाला यहाँ पर ये साइड चेन था CH2S, और ये क्या चीज़ CH3। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, मिथियोनीन है। क्या चीज़ है ये, मिथियोनीन है, मिथियोनीन है। ठीक है, और ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, फॉर्माइल ग्रुप। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्माइल क्या चीज़, मिथियोनीन, या क्या बोलेंगे इसको, एफ मेट बोलेंगे। ठीक है, तो यही इसका केमिस्ट्री है कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे फॉर्माइलेशन हुआ। ठीक है, तो फॉर्माइलेशन में मैंने यही लिखा है कि फॉर्माइलेशन एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे क्या होता है, जो फॉर्माइल ग्रुप होता है या एल्डिहाइड ग्रुप होता है जिसको हम लोग HCOH बोलते हैं, ऐसे करके HCHO बोल सकते हैं सिंपल। ठीक है, वो क्या हम लोग बोलते हैं कि ये जो मिथियोनीन एमिनो एसिड का जो एमिनो ग्रुप होता है, ठीक है, ये जो N टर्मिनल होता है उसके साथ क्या होता है, रिएक्ट करता है और क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे फॉर्माइल मिथियोनीन बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, फॉर्माइलेशन। और ये फॉर्माइलेशन कहाँ होता है, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो ये जो फॉर्माइल मिथियोनीन बना, मतलब यहाँ पर बार बार जो मैं एफ मेट बोल रहा हूँ, ये क्या चीज़ है, फॉर्माइल मिथियोनीन। मतलब मिथियोनीन एमिनो एसिड के साथ क्या जुड़ा हुआ रहेगा, क्या जुड़ा हुआ रहेगा, CHO ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड या फॉर्माइल ग्रुप। ठीक है, तो यही इसी को मैंने यहाँ पर, इसको मैं ऐसे करके भी दिखा सकता हूँ। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, मिथियोनीन है। और ये वाला क्या चीज़ है, CHO ग्रुप है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्माइल मिथियोनीन, या क्या बोलेंगे, एफ मेट। ठीक है, ये वाला। ठीक है ना, तो ये किस केस में होता है, हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया के केस में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए, ये तो देखिए कि फॉर्माइलेशन क्या होता है। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ क्वेश्चन आता है कि कैसे करके, देखो कैसे करके हम लोग बोलेंगे, ये जो ये एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्माइलेज। ये ट्रांसफॉर्माइलेज एंजाइम हम लोग बोलेंगे। ये जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप को क्या कहाँ जोड़ता है, हम लोग बोलेंगे मिथियोनीन एमिनो एसिड के साथ जोड़ता है। बताने का मतलब ये है कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है या CHO ग्रुप है, इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से आ रहा है, और कौन सा एंजाइम वैसा है जो एंजाइम क्या कर रहा है, फॉर्माइलेशन रिएक्शन को करा रहा है। ठीक है, तो सोर्स क्या होता है किसका, हम लोग बोलेंगे ये फॉर्माइल ग्रुप का, या हम लोग बोलेंगे ये एल्डिहाइड ग्रुप का इन केस ऑफ बैक्टीरिया। तो वही अब हम लोग देख रहे हैं। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर बैक्टीरिया को देखेंगे या प्रोकैरियोट्स को देखेंगे, या यू बैक्टीरिया को देखेंगे या ई कोलाई को देखेंगे, तो एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्माइलेज। ये ट्रांसफॉर्माइलेज, या हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज़, मिथियोनिल tRNA फॉर्माइल ट्रांसफरेज। ये वैसा एंजाइम होता है जो कि हम लोग बोलेंगे फॉर्माइलेशन करता है अमीनो एसिड, मिथियोनिन अमीनो एसिड का, ये वाला। ठीक है, ठीक है ना, तो ये एंजाइम करता है कि ये एंजाइम हम लोग बोलेंगे एक सबस्ट्रेट का यूज़ करता है। उस सबस्ट्रेट को हम लोग बोलते हैं N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट।
ठीक है। और यहाँ से ये एंजाइम क्या करता है, यहाँ से ये जो N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है उससे फॉर्माइल ग्रुप को क्या करता है, ट्रांसफर करता है किसमें, हम लोग बोलेंगे मिथियोनीन एमिनो एसिड के NH2 ग्रुप में, ठीक है। तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या होता है, फॉर्माइल मिथियोनीन का फॉर्मेशन होता है। बताने का मतलब देखो क्या चीज़ है, बताने का मतलब यहाँ पर देखो ये जो फॉर्माइल ग्रुप है, ये फॉर्माइल ग्रुप कहाँ से आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये फॉर्माइल ग्रुप आ रहा है कहाँ से, एक सबस्ट्रेट से जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, N10 फॉर्माइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट, यहाँ से आ रहा है कौन, ये फॉर्माइल ग्रुप। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है ये फॉर्माइलेशन करने के लिए, तो उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्माइलेज या मिथियोनील टीआरएनए ट्रांस फॉर्माइल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है फॉर्माइल ग्रुप को ये इस सबस्ट्रेट से अलग करके किस में जोड़ने के लिए, हम लोग बोलेंगे मिथियोनीन अमीनो एसिड से जोड़ने के लिए। तो इसको डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ऐसे करके देखा था ना, हम लोगों ने ऐसे करके देखा था, टीआरएनए था, देखो इसको मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, टीआरएनए ऐसे करके बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। ये क्या है, टीआरएनए है, ठीक है ना। ये टीआरएनए का क्या चीज़ है, एक्सेप्टर आर्म, ठीक है। ये टीआरएनए का एक्सेप्टर आर्म है, इससे क्या जुड़ा हुआ है, मिथियोनीन अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है, ठीक है, मिथियोनीन अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा देखो ध्यान से, ये मैं लिख दे रहा हूँ टीआरएनए, ठीक है। एक एक्चुअल में इसको क्या बोल सकता हूँ, चार्ज टीआरएनए भी बोल सकता हूँ क्योंकि इसमें मिथियोनीन अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं चार्ज टीआरएनए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होगा देखो, एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ये ट्रांसफॉर्माइलेज, ट्रांसफॉर्माइलेज, ठीक है। या इस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये वाला मिथियोनिल टीआरएनए फॉर्माइल ट्रांसफेरेज, ठीक है। ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करता है ना, एक सबस्ट्रेट का यूज करता है, उस सबस्ट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सबस्ट्रेट को हम लोग बोलते हैं, देखो यहाँ पर N10 फॉर्माइल टेट्रा हाइड्रोफोलेट, ये सबस्ट्रेट का यूज करेगा ये एंजाइम, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट से क्या करेगा, ये फॉर्माइल ग्रुप को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, मतलब ये फॉर्माइल ग्रुप को क्या करेगा ट्रांसफर करेगा किस में, हम लोग बोलेंगे मिथियोनिन में। तो फॉर्माइल ग्रुप को मैं ऐसे लिख रहा हूँ CHO, ठीक है, ठीक है। नाम से ही लग रहा है ट्रांसफॉर्माइलेज है, मतलब ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट से क्या करेगा, फॉर्माइल को अलग करके ट्रांसफर करेगा किसमें, हम लोग बोलेंगे मिथियोनिन अमीनो एसिड। तो ये क्या किया देखो, ये एंजाइम क्या किया, ये सबस्ट्रेट से फॉर्माइल ग्रुप को अलग किया, अलग करने के बाद ये जो टीआरएनए है, देखिए ध्यान से यहाँ पर ऐसे करके, जो टीआरएनए है, टीआरएनए में जो मिथियोनीन है, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, मिथियोनीन, ये मिथियोनीन का जो NH2 जो ग्रुप है या N टर्मिनल है, उसके साथ हम लोग बोलेंगे क्या कर दिया, ये CHO ग्रुप को जोड़ दिया, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे इसको, चार्ज, या ऐसे ऐसा बोल सकते हैं इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए कैरिंग कैरिंग क्या चीज, फॉर्माइल मिथियोनीन, ठीक है। ऐसे करके हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया में क्या होता है, फॉर्माइलेशन होता है, ठीक है। मतलब ऐसे करके जो इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए होता है वो कैरी करता है किसको, फॉर्माइल मिथियोनीन अमीनो एसिड को, ठीक है ना। तो ये हो गया, हम लोग बोलेंगे दिस इज ऑल अबाउट क्या चीज कि कैसे करके फॉर्माइलेशन होता है, ठीक है। इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में जो सबसे फर्स्ट अमीनो एसिड होता है वो क्या होता है, फॉर्माइलेटेड होता है और नॉन फॉर्माइलेटेड होता है, ये सब हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया के केस में या प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में ये फॉर्माइलेशन करना क्यों जरूरी है, क्यों फॉर्माइलेशन होता है। तो देखो इसका दो रीज़न है, ठीक है ना। सबसे पहला रीज़न ये है कि ऐसा देखा गया है कि बैक्टीरिया के केस में ये फॉर्माइलेशन मतलब ये जो फॉर्माइल ग्रुप जब मिथियोनिन अमीनो एसिड के साथ जुड़ेगा तो ये हेल्प करता है, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन में। ऐसा बोला जाता है कि फॉर्माइलेशन ऑफ मिथियोनिन हेल्प्स इन द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, इसीलिए फॉर्माइलेशन चाहिए फर्स्ट, ठीक है। पहला रीज़न क्या चीज़ है कि ये क्या चीज़ में फॉर्माइलेशन क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन इनिशिएशन, हेल्प्स इन इनिशिएशन ऑफ क्या चीज़, ऑफ हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन इन क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोट्स,
या हम लोग क्या बोल सकते हैं बैक्टीरिया, या या इकोलाई, या यू बैक्टीरिया, ठीक है, फर्स्ट थिंग। इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्या होना पड़ेगा, फॉर्माइलेशन होना पड़ेगा। दूसरा हम लोग बोलेंगे ये फॉर्माइलेशन का सिग्निफिकेंस ये है ना कि बैक्टीरिया जो भी मतलब जो बैक्टीरिया होता है ना, जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया जो होता है वो बैक्टीरिया में जो भी एमिनो एसिड बनेगा ना, सॉरी जो भी प्रोटीन बनेगा ना, उस प्रोटीन में जो सबसे पहला जो एमिनो एसिड होगा ना वो क्या होगा, फॉर्माइलेटेड होगा। ये क्या रहेगा, फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन ही रहेगा। क्या रहेगा, फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन रहेगा, ठीक है, बैक्टीरिया के केस में, ठीक है ना। तो हम लोग के केस में क्या होता है, हम लोग के केस में मतलब यूकैरियोटिक सेल्स के केस में जो पहला मतलब जो भी प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन में जो पहला जो एमिनो एसिड होता है ना वो क्या होता है, फॉर्माइलेटेड नहीं होता, वो क्या होता है, केवल मिथ्योनिन होता है, नॉट फॉर्माइलेटेड। किस केस में हम लोग बोलेंगे, यूकैरियोट्स के केस में, यूकैरियोट्स के केस में, हम लोग के केस में, ठीक है। तो देखिए ये होता क्या है कि ये जो बैक्टीरिया का जो फॉर्माइलेटेड जो मिथ्योनिन जो है, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं बैक्टीरिया का जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन में जो सबसे पहला जो एमिनो एसिड है वो फॉर्माइलेटेड है। वो हमारा इम्यून सिस्टम को क्या करता है, हेल्प करता है कि हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर सके, सेल्फ और नॉन सेल्फ प्रोटीन के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर सके। मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम क्या चीज़ समझता है, हमारा इम्यून सिस्टम का जो WBC होता है, वो WBC क्या करता है, वैसा प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करता है जो कि फॉर्माइलेटेड नहीं रहे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि कोई पैथोजन या कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इनकाउंटर करता है, तो वो बैक्टीरिया जो भी प्रोटीन बनाएगा वो प्रोटीन क्या होगा, फॉर्माइलेटेड होगा, ठीक है। वो क्या होगा, फॉर्माइलेटेड, मतलब उसमें जो पहला अमीनो एसिड होगा वो क्या होगा, फॉर्माइलेटेड। तो वो फॉर्माइलेटेड अमीनो एसिड को क्या कौन रिकॉग्नाइज कर सकता है, हमारा WBC तुरंत ही रिकॉग्नाइज कर लेगा। और WBC ये सोचेगा कि ये जो मतलब जो फॉर्माइलेटेड जो प्रोटीन बना है वो हम लोग बोलेंगे किसके वजह से बना है, बैक्टीरिया की वजह से बना है। मतलब हमारे बॉडी में बैक्टीरिया इनकाउंटर कर चुका है, तो अब ये WBC क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे फैगोसाइटोसिस करके ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो फॉर्माइलेशन का सिग्निफिकेंस यही है कि हमारा बॉडी क्या कर सकता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ जो एंटीजन होता है या जो बैक्टीरिया होता है उसके उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, ठीक है। अगर फॉर्माइलेटेड अगर कोई भी प्रोटीन में फॉर्माइलेशन हो रहा है, ठीक है, या फॉर्माइलेटेड प्रोटीन है, तो इसका मतलब हो गया कि वो बैक्टीरिया के द्वारा बनाया गया प्रोटीन है, ठीक है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको क्या समझेगा, फॉरेन समझेगा और उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा। क्यों फॉरेन समझेगा, क्योंकि हमारे केस में जो भी प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन का फॉर्माइलेशन नहीं होता है, मतलब उसमें जो सबसे पहला अमीनो एसिड होता है वो फॉर्माइल ग्रुप से जुड़ा हुआ नहीं रहता, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेट करने में हेल्प करता है कि वेदर इट इज़ ये एंटीजन और नॉट, ठीक है ना, ये सेल्फ एंटीजन और या नॉन सेल्फ एंटीजन, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये फॉर्माइलेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे WBCs के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन मैकेनिज्म, ठीक है। ये क्या चीज़ हो गया, दिस इज ऑल अबाउट द इनिशिएशन मैकेनिज्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या चीज़, इलोंगेशन मैकेनिज्म, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू।